Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the 7th chapter of Standard 12, that is Region and Regional Development, and this is the second lecture on this chapter. So let's begin with regional development. We have seen that not all regions are the same in size and population and also in resources. तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में रीजन्स की इंफॉर्मेशन देखी थी, जिनमें जो रीजन्स होते हैं वो सेम नहीं रहते, उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है, देन उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट होती है, किसी एरिया की बहुत ज़्यादा बड़ी साइज रहती है बट पॉपुलेशन जो रहती है बहुत ही लेस रहती है वहाँ पर, या कोई एरिया जो है साइज में बहुत छोटा हो सकता है लेकिन पॉपुलेशन बहुत हाई हो सकती है उस एरिया की। एंड रिसोर्सेज भी जो है वो हर रीजन के अलग अलग होते हैं, कोई रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं तो किसी रीजन में बहुत ही रिसोर्स की जो रहती है स्कार्सिटी रहती है। तो इस तरह से जो रीजनल डेवलपमेंट है वो इस पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज पर। तो उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। सम रीजन्स लाइक द डेजर्ट रीजन्स माइट हैव फीवर रिसोर्सेज। तो जो डेजर्ट रीजन होते हैं उन वहाँ पर जो रिसोर्सेज रहते हैं बहुत ही फीवर रहते हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। वाइल फॉरेस्टेड रीजन्स हैव ह्यूज रिसोर्सेज। और जो फॉरेस्टेड एरिया रहता है, फॉरेस्ट रीजन होते हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से हर रीजन के जो है रिसोर्सेस वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डेजर्ट रीजन के डिफरेंट रहते हैं, प्लेन रीजन के डिफरेंट रिसोर्सेस रहते हैं, देन फॉरेस्ट एरिया के रिसोर्सेज जो रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से हर एरिया जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस। देन यहाँ पर एक एक्टिविटी है, कैन यू टेल, read the table 7.2 and answer the questions that follow। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है 7.2। तो इस टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में रीजन, तो रीजन है यहाँ पर ए बी सी, तीन तरह के रीजन्स यहाँ पर उनके नेम मेंशन है। देन सेकंड कॉलम में पर कैपिटा इनकम इन रुपीस, तो यहाँ पर उन रीजन की जो है पर कैपिटा इनकम को यहाँ पर शो किया गया है। देन थर्ड कॉलम है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन परसेंटेज, में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन उन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन यहाँ पर है अर्बनाइजेशन इन परसेंटेज, में यहाँ पर ये नंबर्स को मेंशन किया गया है परसेंटेज में तीनों रीजन्स के। देन नेट इरिगेटेड एरिया टू टोटल सोन एरिया इन परसेंटेज, तो ये इरिगेटेड एरिया एंड जो सोन एरिया है उसे यहाँ पर परसेंटेज में मेंशन किया गया है। और लास्ट कॉलम में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर इन यूनिट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस में मेजर होती है, वो होती है यूनिट्स में। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का उसे यूनिट में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है लास्ट कॉलम में। और इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इन विच रीजन डू यू थिंक देर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल। तो इन तीनों रीजन में से कौन से रीजन में रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। तो हमें टेबल देखकर ही पता चलेगा। जो यहाँ पर है टेबल, यहाँ पर कैपिटा इनकम है, पॉवर्टी है, अर्बनाइजेशन है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स देखेंगे ए बी सी के, तो यहाँ पर ए जो रीजन है यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है लोगों की ज़्यादा है, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ये बहुत ही कम है। देन अर्बनाइजेशन जो है परसेंटेज उसका बहुत ही ज़्यादा हाई है, 45% है। एंड नेट इरिगेटेड एरिया टू टोटल सोन एरिया जो है उसका परसेंटेज भी 64% है। मीन्स यहाँ पर ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है, देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिसोर्सेज है हमें टेबल से पता चलता है कि ए रीजन में जो है रिसोर्सेज जो है वो मोर रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो आंसर है इन ए रीजन देर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन विच रीजन डू यू थिंक पीपल आर रिचर।
तो कौन से रीजन के अंदर हमें ऐसा लगता है कि पीपल ज़्यादा रिच होंगे, तो इस टेबल से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर जो मेन 2 कॉलम्स है यहाँ पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये दोनों कॉलम को देखकर हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है तीनों रीजन में वो मैक्सिमम है ए रीजन की, और जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका परसेंटेज भी जो है वो जो लेस है वो 14% है। तो ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू बी एंड सी रीजन। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका परसेंटेज भी बहुत ही कम है। इसका मतलब यहाँ पर रिच पीपल जो है, रिच पॉपुलेशन यहाँ पर इस रीजन में ज्यादा है ए रीजन में। तो आंसर है हमारा इन ए रीजन पीपल आर रिचर। Then question number 3, in which region do you think people may be more happier? Why? तो हमें कौन से रीजन में ऐसा लगता है कि पीपल जो है वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और क्यों हैप्पी है, वाई, उसे भी हमें यहाँ पर उसका आंसर को देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इन रीजन ए पीपल आर मोर हैप्पियर। तो ये जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है और पीपल भी ज़्यादा रिच है, तो नॉर्मली वहाँ की पॉपुलेशन जो है पीपल ज़्यादा हैप्पियर रहेंगे। और उसका रीज़न जो है बिकॉज पर कैपिटा इनकम सजेस्ट दैट रीजन एज इनकम इज हाई। तो पर कैपिटा इनकम जो है ये रीजन ए की ज़्यादा है, प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई एंड मोर अर्बनाइजेशन है, यहाँ पर परसेंटेज अर्बनाइजेशन का भी ज़्यादा है देन लेस पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है पॉपुलेशन, वो भी उसका परसेंटेज यहाँ पर बहुत कम है, और नेट इरिगेटेड एरिया इज हाई। तो जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पियर है इन रीजन ए की पॉपुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द गिवन इंडिकेटर्स और फैक्टर्स आर इनफ टू डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द रीजन? तो ये जो फैक्टर्स दिए गए यहाँ पर रीजन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी एरिया की डेवलपमेंट कितनी हुई है उसके इंडिकेटर्स है, तो ये इतने इंडिकेटर्स इनफ है जो किसी भी एरिया की डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं, या इसमें और कुछ फैक्टर्स ऐड होना चाहिए? तो हमें इसका आंसर देना है। आंसर नंबर 4, आई डोंट थिंक द गिवन इंडिकेटर्स और फैक्टर्स आर इनफ। तो ये फैक्टर्स जो दिए गए ये इनफ नहीं है किसी भी एरिया के डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिसाइड करने के लिए। आर इनफ टू डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द रीजन बिकॉज अदर important फैक्टर्स लाइक लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, enrollment रेशियो, ड्रॉप आउट रेशियो, क्राइम रेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इन फैक्टर्स के अलावा जो अदर फैक्टर्स है लाइक लिटरेसी रेट भी वहाँ पर आना चाहिए, सेक्स रेशियो, देन इनरोलमेंट रेशियो, ड्रॉप आउट रेशियो, क्राइम रेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो एरिया क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। देन लास्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन वुड यू लाइक टू स्टे एंड वाई? तो आपको कौन से रीजन में रहना पसंद है और क्यों, ये हमें इसका आंसर देना है। तो इसके आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो है सिर्फ डेवलप एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है आप हो सकता है कि बी एंड सी एरिया में भी रहना जो है वो प्रिफर कर सकते हैं। बट हमारा जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ए चूज करूँगा। आई वुड लाइक टू स्टे इन ए region because per capita income suggests that region A's income is high and production is high. Low population, more urbanization, less population below poverty line and net irrigated area is high. So यहाँ पर बहुत सारे जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, देन पर कैपिटा इनकम हाई है, पॉवर्टी बिलो लाइन जो है वो बहुत ही लो है। तो इस वजह से जो है मैं प्रेफर करूंगा रीजन ए में स्टे करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है वो एंड हुए। देन नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक टेबल दिया गया है, टेबल 7.3, जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर भी फिर से 3 कॉलम से, फर्स्ट कॉलम में रीजन, सेकंड कॉलम में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड थर्ड कॉलम में
इफेक्ट्स ऑन द रीजन। तो जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वहां पर अवेलेबल है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस रीजन के ऊपर, ये थर्ड कॉलम में मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट रीजन है नाइल रिवर बेसिन। तो नाइल रिवर बेसिन जो है उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में फर्टाइल सॉइल प्लेन है, वो नाइल रिवर बेसिन जहाँ पर है वो पूरा फर्टाइल सॉइल प्लेन एरिया है। देन सफिशियंट वाटर सप्लाई है वहाँ पर कोई पानी की कोई स्कार्सिटी नहीं है बिकॉज ऑफ नाइल रिवर एंड जेंटली स्लोपिंग लैंड है। तो यहाँ पर नाइल रिवर की वजह से फर्टाइल सॉइल है। तो फर्टाइल सॉइल का जो इफेक्ट पड़ता है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे पड़ता है। जहाँ पर फर्टाइल प्लेन होगा वहां पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है, वाटर भी वहां पर लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर के लिए वहां पर वाटर सप्लाई भी जो है सफिशियंट अवेलेबल होता है, तो वहां पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो फर्टाइल रीजन होने की वजह से और वाटर अवेलेबल होने की वजह से उस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है। और नाइल रिवर के ऊपर बहुत सारे जो है वो मल्टीपर्पज जो है डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाए गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के। फॉर एग्जांपल जो बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट है उनका जिसका नाम है असवान मल्टीपर्पज डैम। तो यहाँ पर लार्ज स्केल पर जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। देन यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है और इरिगेशन भी वहाँ पर अवेलेबल होता है फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये इसका इफेक्ट है नाइल रिवर बेसिन का। देन नेक्स्ट है रीजन वो है यहाँ पर टाइगा रीजन। तो टाइगा रीजन जो है यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में जो है वो कॉनिफोरस फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पर कॉनिफोरस फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से उसके इफेक्ट जो है यहाँ पर इस एरिया के में लम्बरिंग जो है वो लार्ज स्केल पे की जाती है और लम्बरिंग लार्ज स्केल पर होने की वजह से यहाँ पर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। देन फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो इस तरह से ये जो वहाँ पर मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल लम्बरिंग की वजह से पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री डेवलप हुई एंड फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप हुई है। देन थर्ड रीजन है वो है जापान। तो जापान के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है ये आइलैंड लोकेशन है जापान की। देन लो मिनरल रिसोर्सेस है, बहुत ही लो क्वांटिटी में वहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है। देन नैरो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो इसका जो एक्सटेंट है बहुत ही नैरो है, आइलैंड है, बहुत ही नैरो स्ट्रिप में ये कंट्री जो है वो एक्सटेंट है, फैली हुई है। देन इफेक्ट्स ऑन द रीजन। तो आइलैंड लोकेशन की वजह से यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी जो है वो लार्ज स्केल पर की जाती है और लो मिनरल रिसोर्सेस होने की वजह से यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। ये अदर कंट्री से इनके डेवलपमेंट जो है ट्रेड के बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल पर यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है बिकॉज ऑफ इस लोकेशन ऑन द कोस्टल एरिया। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर लार्ज स्केल पर जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो जापान के अंदर मौजूद है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर अवेलेबल है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लार्ज स्केल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट की जाती है। देन लास्ट रीजन है वो है इंडोनेशिया एंड मलेशिया है। तो दोनों भी ये नेबरिंग कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये इंक्लूड होती है। तो इसकी जो फैक्टर्स है ज्योग्राफिकल्स वो है फर्टाइल वोल्केनिक सॉइल है। तो यहाँ पर वोल्केनोस जो है वो बहुत ज़्यादा है इन एरिया में। तो यहाँ पर वोल्केनोस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर फर्टाइल वोल्केनिक सॉइल जो है लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। देन कोस्टल एरिया है एंड ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ पर अवेलेबल है इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। तो इसका इफेक्ट जो होता है वहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है। फर्टाइल वोल्केनिक सॉइल होने का जो इफेक्ट है वो वहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से, और कोस्टल एरिया की वजह से यहाँ पर ट्रेड लार्ज स्केल पर की जाती है और ब्यूटीफुल सीनरी होने की वजह से यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो इस तरह से इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ये इफेक्ट्स जो है इंडोनेशिया एंड मलेशिया में होते हैं उस रीजन के अंदर। देन नेक्स्ट न्यू पॉइंट है यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट। तो जो रीजनल डेवलपमेंट है
वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है उसे हमें देखना है। In geographical studies, we consider many factors when we talk about the development of a region. तो ज्योग्राफी में हमने जो भी स्टडीज की है उसमें बहुत सारी जो डेवलपमेंट की जाती है रीजन की, तो उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से किसी भी एरिया की जो है डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। तो देर आर मेनी इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी एक्सेट्रा आर सम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो इंडिकेटर्स है जो डिसाइड करते हैं किसी भी एरिया के डेवलपमेंट की, उसका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सब पॉइंट्स है उसके, ये सब इंडिकेटर्स है जिनमें इनकम हो गई रीजन की, देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी हो गई पॉपुलेशन की, एजुकेशन लेवल हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी एक्सेट्रा आर सम इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट, बट नो वन इंडिकेटर कैन बी द ओनली फैक्टर टू डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स है ये इनमें से कोई भी ऐसा कोई ओनली वन फैक्टर नहीं होता है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर उस एरिया की जो है, उस रीजन की जो डेवलपमेंट है उसे डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि वहां पर बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल रहते हैं किसी भी एरिया की डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए। यानी कि हम सिर्फ पॉपुलेशन को मानकर ही किसी भी एरिया के डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है हम उसके बेसिस पर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बल्कि वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर उस एरिया की जो है डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं कि कितनी डेवलपमेंट उस एरिया की हुई है। Considering only one or few factors will never give a holistic view of the region। तो सिर्फ हम एक या एक से ज्यादा जो है फैक्टर्स को कंसीडर कर ही सिर्फ किसी भी एरिया की डेवलपमेंट को हम जो है नहीं कंसीडर कर सकते। जनरली डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड व्हेन इट टेक्स इनटू अकाउंट द फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल एक्सेट्रा एस्पेक्ट ऑफ ए रीजन। तो हम इनके अकॉर्डिंग जो है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनमें फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ये सारे एस्पेक्ट्स को मिलाकर हम किसी भी एरिया के डेवलपमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस एरिया का कितना डेवलपमेंट हुआ है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ geographical studies like population, land use, various economic activities। तो अब तक हमने बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स की स्टडी की है ज्योग्राफी के अंदर, जिनमें पॉपुलेशन जो है हमने कवर किया है, लैंड यूज ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, और वेरियस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे भी ऑलरेडी हमने जो है वो यहाँ पर फर्स्ट जो लेसन है इसके आगे के प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, ये ऑलरेडी हमने जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं किसी भी एरिया का डेवलपमेंट में। लेट अस नाउ सी हाउ ईच ऑफ दिस विल अफेक्ट द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। तो ये जितने भी फैक्टर्स है वो किस तरह से किसी भी एरिया की रीजनल डेवलपमेंट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं वो अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर में, वो है फिजिकल फैक्टर्स एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो फिजिकल फैक्टर्स किस तरह से रीजनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। द फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ ए रीजन अफेक्ट इस डेवलपमेंट। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट आता है एंड रिलीफ ऑफ ए रीजन आता है, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है रीजनल डेवलपमेंट को। एरियाज वेयर लैंड इज लेस फर्टाइल, वाटर इज स्कार्स, डिजीज फ्लरिश विल बी लेस डेवलप। तो ऐसे एरिया जहाँ पर जो लैंड है बहुत ही लेस फर्टाइल है, इनफर्टाइल सॉइल है, वहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है और बहुत सारी बीमारियां वहाँ पर फ्लरिश होती है। तो ऐसा एरिया जो है वो लेस डेवलप होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उस रीजन की नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो फिजिकल फैक्टर्स है, अनफर्टाइल सॉइल, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड डिजीज फ्लरिश। तो
तो जहाँ पर ये सारी चीजें होती है वो एरिया जो है लेस डेवलप होता है देन। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर उसका हम द रीजन्स लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और वहां की जो सॉइल है वो अनफर्टाइल सॉइल है और बहुत सारी वहां पर डिजीज जो है वो फ्लरिश होता है और इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा वहां पर होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है वहां पर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। तो इस वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो बहुत ही लेस डेवलप एरिया है। देन उसका जो दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑन द अदर हैंड फर्टाइल लैंड, फेवरेबल क्लाइमेट एंड गुड रेनफॉल प्रमोट द डेवलपमेंट। तो जिन एरिया के अंदर फर्टाइल लैंड होता है, फर्टाइल सॉइल होती है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है एंड गुड रेनफॉल होता है, ऐसे एरिया जो है प्रमोट करते हैं उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है ऐसे रीजन में। तो उसका एग्जांपल देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन रीजन। तो जो मेडिटेरियन रीजन है जिनमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में ये मेडिटेरियन रीजन्स को यहाँ पर मौजूद है, जिनमें इटली, देन ग्रीस, स्पेन, इस तरह की कंट्रीज जो है मेडिटेरियन सी के आसपास की ये बहुत ज़्यादा डेवलप है बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड, फेवरेबल क्लाइमेट एंड गुड रेनफॉल होने की वजह से। देन द फिजिकल सेटिंग ऑफ ए रीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फिजिकल सेटिंग होती है रीजन की ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इफ रीजन आर लैंडलॉक और लोकेटेड इन द हाई माउंटेन रेंजेस, तो ऐसे रीजन जो चारों तरफ से लैंडलॉक है, यानी कि कोई वहां पर कोस्टल एरिया नहीं है, उसके सराउंडिंग में चारों तरफ से वो जमीन से घिरा हुआ है, या लोकेटेड इन हाईएस्ट माउंटेन रेंज, या बहुत ज्यादा ऊंचाई पर वो मौजूद है माउंटेनियस एरिया में। और इफ देर इज ए लैक ऑफ नेविगेबल रिवर्स, और वहां पर बहुत ही कम रिवर्स है जो नेविगेबल है या जिसके थ्रू हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन वहां पर कर सकते हैं, अगर वो भी बहुत कम हो, और लॉन्ग कोस्टलाइन हो वहाँ की, और गुड नेचुरल हार्बर्स हो, देन इवन इन प्रेजेंस ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज द रीजन में नॉट डेवलप वेल। तो यहाँ पर बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स है उस एरिया के डेवलप होने के लिए। चारों तरफ से वो लैंड लॉक रहेगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो पॉसिबल नहीं होंगी। देन माउंटेनियस रेंज होंगी, उस एरिया में बहुत ज़्यादा हाइट होंगी, तो ऐसे एरिया में भी अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और लैक ऑफ नेविगेबल रिवर्स, और वहाँ पर बहुत ही कम रिवर्स अवेलेबल रहेंगे, तो ऐसे एरिया की डेवलपमेंट भी बहुत ही कम होंगी। चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी लॉन्ग कोस्ट लाइन हो और गुड हार्बर, नेचुरल हार्बर्स हो वहाँ पर बहुत ही, फिर भी ऐसे एरिया की जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद भी ऐसा एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल यहाँ पर जो फिजिकल सेटिंग है वो मौजूद है। समटाइम्स देर इज ए प्रेजेंस ऑफ लार्ज रिसोर्सेज, तो कभी कभी कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, बट क्लाइमेट में नॉट बी फेवरेबल, बट वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वो अनफेवरेबल रहती है, या और पॉपुलेशन में नॉट बी प्रेजेंट टू एक्सप्लॉइट द सेम, या वहाँ पर पॉपुलेशन ही मौजूद नहीं होती है जो रिसोर्सेज को यूज करे, उसका एक्सप्लॉयटेशन करे, तो ऐसे एरिया की भी डेवलपमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक एरिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है बट वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो है वो बहुत ही अनफेवरेबल है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन रहेंगी वो रहना पसंद नहीं करती है ऐसे एरियाज के अंदर, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा उन रिसोर्सेज का तो उस रीजन की भी डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस तरह से ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका जो है यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में रिसोर्सेस अवेलेबल है बट वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो है अनफेवरेबल है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है ये अंटार्कटिका का, और बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन ना होने की वजह से उसका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो पाता है रिसोर्सेज का, और उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होती है उस रीजन की, अंटार्कटिका की। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, देन
फिजिकल सेटिंग, रेनफॉल, माउंटेन, तो इस तरह के फैक्टर्स जो है किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देन सेकंड मेन पॉइंट है वो है पॉपुलेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो किस तरह से पॉपुलेशन इफेक्ट करती है किसी भी एरिया की रीजनल डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है कैन यू टेल। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट, लुकिंग एट द 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, कंट्रीज इन विच स्टेज डू यू थिंक विल बी कॉल्ड डेवलप। तो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो फर्स्ट लेसन में ऑलरेडी जो है वो पढ़ी है पॉपुलेशन पार्ट 1 में। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी जो स्टेज है जिनमें हम कह सकते हैं कि वो एरिया डेवलप है, पांचों स्टेजेस में से। सो आंसर है कंट्रीज इन स्टेज 4 एंड 5 विल बी कॉल्ड डेवलप। तो जो कंट्रीज स्टेज 4 एंड स्टेज 5 में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर, उसे हम डेवलप कंट्रीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल यूएसए, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये स्टेज 4 एंड स्टेज 5 में आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। तो ये सब डेवलप कंट्रीज के एग्जांपल है। देन having looked at various shapes of pyramids, which pyramid will represent a developed countries। तो ये फिगर 2.1 जो सेकंड चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन पार्ट 2 में, ये फिगर 2.1 में 3 पिरामिड्स दिए गए। तो तीनों पिरामिड में से कौन से पिरामिड का जो है वो शेप डेवलप कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर है जो सी पिरामिड है फिगर 2.1 में, स्टेशनरी जो पिरामिड है, स्टेशनरी शेप्स ऑफ पिरामिड विल रिप्रेजेंट ए डेवलप कंट्री। देन नंबर 3 है आफ्टर हैविंग आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट कैन यू कमेंट अपॉन द रोल ऑफ पॉपुलेशन इन रीजनल डेवलपमेंट। तो जो हमने आंसर दिए तो इन आंसर के अकॉर्डिंग हमें क्या कमेंट करते हैं हम, जो रीजनल पॉपुलेशन किस तरह से रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन सा रोल प्ले करती है रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तो आंसर है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो पॉपुलेशन और डेवलपमेंट ये दोनों बहुत ही क्लोजली इंटर रिलेटेड है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। तो जो भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है पॉपुलेशन की, ये किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, एज सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी, mortality, occupational structure, then literacy rate and life expectancy etc। तो ये सारी क्वालिटीज एंड क्वांटिटी जो है किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन के फीचर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो किस तरह से इंपॉर्टेंस है इनका पॉपुलेशन का आगे हम देखेंगे। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। किसी भी पॉपुलेशन की डेवलपमेंट हो या रीजन की डेवलपमेंट है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड है। इन फैक्ट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट आर मेजर्स कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन। तो जितने भी पैरामीटर्स है जिससे हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, तो ये जितने भी पैरामीटर्स है ये सब बनाए गए हैं वहाँ की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए ये सारे पैरामीटर्स को जो है वो मेजर किया जाता है वहां पर रहने वाली उस रीजन की पॉपुलेशन के मुताबिक। पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। तो पॉपुलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट की, और जो डेवलपमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन को। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो उसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा क्वालिटी रहेंगी पॉपुलेशन में, तो वहाँ की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। और किसी रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको भी डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, रीजन एंड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। तो जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है एंड क्वांटिटी, क्वालिटी मीन्स उनका लिटरेसी रेट, देन स्किल, ये सारी जो फीचर्स है वो
क्वालिटी में आती है पॉपुलेशन की, एंड क्वांटिटी मीन्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंस रखते हैं पॉपुलेशन के नंबर्स एंड उनकी क्वालिटी किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी, एज, सेक्स, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा डिटरमाइन द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज इन द रीजन। तो उस रीजन के अंदर जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये रीजन है और जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, एज सेक्स रेशियो है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी रेट, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ये सब इसका प्रेशर जो है वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई, देन वहाँ पर अवेलेबल जो लैंड रहेगा एग्रीकल्चर के लिए, सारी चीज़ें जो है ये सब फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उस पर डिटरमाइन करती है। यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी रहेंगी उस रीजन के अंदर, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा उस रीजन के अंदर, और जितनी डेंसिटी कम रहेंगी पॉपुलेशन की, उतना ही कम प्रेशर जो रहेगा वो रिसोर्सेज पे वहां पर उस रीजन के ऊपर पड़ता है। एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो डिटरमाइन हाउ इफिशियंटली द रिसोर्सेज इन ए रीजन विल बी यूज बाय द पॉपुलेशन। तो किस तरह से वहां पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है उस रीजन की, वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं इन ए प्रॉपर वे। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा लिटरेट पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो वो बहुत ही इफिशिएंटली जो है रिसोर्सेज को यूज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। और अगर इस तरह से पॉपुलेशन जो है बहुत ही इलिटरेट है, अनस्किलफुल पॉपुलेशन रहेंगी, तो वो बहुत ही अनस्किलफुल तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज को जो है वो यूज करेंगे, जिसकी वजह से उस रीजन की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जितने ज़्यादा स्किलफुल एंड लिटरेसी रेट ज़्यादा रहेंगे उस रीजन की, उतने ही इफिशिएंटली वे से जो है रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा उस रीजन के अंदर। इन द 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, द लेटर स्टेजेस हैव लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है जिसमें स्टेज 4 एंड स्टेज 5 जो है, उसके अंदर लो बर्थ रेट है उन कंट्रीज के अंदर और लो डेथ रेट है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही निगेटिव मैनर में वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है स्टेज 4 एंड स्टेज 5 में। दिस विल imply that the region with such low growth, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत ही लो होती है, लो ग्रोथ रेट है वहां पर, विल हैव ग्रेटर डेवलपमेंट। तो लो पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से उन रीजन की जो है डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा ग्रेटर तरीके से होती है, बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर इन रीजन के अंदर जो है रीजनल डेवलपमेंट होता है उनका, बिकॉज देयर विल लेस पॉपुलेशन टू स्पेंड ऑन। क्योंकि लेस पॉपुलेशन रहेंगे वहां पर, जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ही लो रहेगा, डेथ रेट ज्यादा रहेंगी, लो बर्थ रेट रहेगा वहां पर, तो लो डेथ रेट रहेगा, तो उस रीजन के अंदर भी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ लेस होने की वजह से पॉपुलेशन कम रहेंगी, तो लो पॉपुलेशन होने की वजह से जो रिसोर्सेज पे प्रेशर रहेगा उस रीजन के अंदर बहुत ही कम होता है, आसानी से सबके रिसोर्सेज जो है उसे यूटिलाइज किया जा सकता है इन एफिशिएंट मैनर में। एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इक्वली इम्पोर्टेंट। तो सेम टाइम जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए। तो कौन सी क्वालिटीज हो सकती है वो हम देख सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड्स में, जैसे हमने देखा था, हेल्प टू एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट एंड कंजम्पशन पैटर्न, सोशल नीड्स एंड परहैप्स द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है चैप्टर 2 में हमने देखा है 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड है उसमें। तो जो हमें वहां पर एज सेक्स बताते हैं, देन वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर, मेल फीमेल जो है उसे भी एक्सप्लेन किया जाता है ग्रुप में। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉपुलेशन के वो पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर जो है उसे एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाते हैं, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इस तरह से द हाई डिपेंडेंसी रेशियो में फोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज टू बी कंज्यूम्ड इन सपोर्टिंग द डिपेंडेंस। तो जिन
कंट्रीज के अंदर, जिन रीजन्स के अंदर जो डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा हाई रहेगा, यानी कि जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन रहेंगी उनका परसेंटेज अगर हाई है किसी रीजन के अंदर, तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें जो अमाउंट वो कैपिटल को यूज करना पड़ता है और कंज्यूम करना पड़ता है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 0 to 15 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है एंड 60 अबव जो पॉपुलेशन रहती है, इन्हें नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, नॉट वर्किंग पॉपुलेशन में कंसीडर किया जाता है। यानी कि ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहती है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहती है। फ्रॉम 16 to 59, 60 ईयर्स की जो एज पॉपुलेशन है इनके ऊपर ये पूरी तरह से उनकी बेसिक नीड्स के ऊपर ये डिपेंड करती है, चाहे उनका वो एजुकेशन हो एंड जो भी हेल्थ इश्यू हो, सब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है उन्हें यहाँ पर उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह से उन पर एक बहुत ज़्यादा जो रहता है बर्डन होता है इनका, हाई डिपेंडेंसी रेशियो का जिन रीजन के अंदर होगा। उसी तरह से किसी एरिया के अंदर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी, तो वहाँ पर जो डिपेंडेंसी रेशियो रहेगा वो बहुत ही लो रहेगा। और बहुत ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होने की वजह से एक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन रहेंगे, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा वो भी हाइयर रहेगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा अगर वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्किंग हो, यंग पॉपुलेशन हो। एंड हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा वो भी बहुत हाई रहता है। तो इस तरह से ये भी एक इफेक्ट होता है पॉपुलेशन का, जो हमें पॉपुलेशन पिरामिड से पता चल जाता है किस एरिया में वर्किंग पॉपुलेशन कम है और किस एरिया में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जिन एरिया में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी, डिपेंडेंसी रेशियो वहाँ पर कम रहेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा रहेंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पॉपुलेशन का वो भी ज़्यादा होता है। देन if migration is high in a region, the region will face problems। अगर किसी एरिया में माइग्रेशन रेट ज़्यादा रहेगा तो वो रीजन जो है बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करेगा ऑफ यूजिंग द पॉपुलेशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। अगर किसी एरिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोग जो है उसे छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले जा रहे हैं माइग्रेशन कर, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ते हैं। वहाँ पर प्रॉपर वे से जो है पॉपुलेशन को यूटिलाइज करने की प्रॉब्लम्स आती है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। Regions where people are migrating in large numbers shows that it has a good employment opportunities। तो जहाँ से लोग माइग्रेशन करते हुए किसी न्यू एरिया में जा रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो ये एरिया क्या शो करता है, यहाँ पर बहुत सारी गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एंड बेटर लिविंग कंडीशन है इस एरिया के अंदर। तो जिसकी वजह से ये पुल फैक्टर कहलाती है, ये दूसरे रीजन्स को अपने तरफ जो है वो पुल करती है, अपने तरफ खींचती है। तो यहाँ पर हमें वहाँ की कंडीशन का भी पता चलता है। यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है, तो जिसकी वजह से लोग इसे छोड़कर न्यू एरिया में माइग्रेशन करते हुए चले जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है और लिविंग कंडीशन भी बेटर होती है। Similarly, the migrated population can bring pressure on resources and facilities in the recipient region। तो जहाँ पर लोग माइग्रेशन करके जाते हैं वो कहलाता है रीजन रिसिपिएंट रीजन। तो जब लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होंगे उसके सराउंडिंग एरिया से एक एरिया में, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो स्लम एरिया डेवलपमेंट होंगे, स्लम एरिया ज़्यादा बनेंगे यहाँ पर। देन जो रिसोर्सेस रहेंगे वहाँ पर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जो वाटर रिसोर्सेस थे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर स्कार्सिटी हो जाएंगी इस एरिया में। देन जो लैंड के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, स्लम एरिया डेवलप होगा, क्राइम रेट इंक्रीज होगा। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होने की वजह से उस एरिया के अंदर। यू नो दैट हायर द पॉपुलेशन लोअर विल बी द पर कैपिटा इनकम। तो जो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हाई होंगी उतना ही कम जो रहेगा पर कैपिटा इनकम होता है उस एरिया के अंदर, यानी कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उस रीजन के अंदर
उतना ही कम वहां पर रहने वाले लोगों का पर कैपिटा इनकम होता है। यानी कि जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगा वहां पर रहने वाले लोगों का, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेंगी उस रीजन के अंदर उतना ही लोअर वहां का पर कैपिटा इनकम होगा, क्योंकि जितना भी पर कैपिटा इनकम रहेगा उस कंट्री का उसे डिवाइड किया जाएगा उसकी इंटायर पॉपुलेशन में। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन में, तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो एक एक के हिस्से में जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम आएगा डिवाइड होकर, और अगर पॉपुलेशन कम है तो डिवाइड होने के बाद जो अमाउंट आएंगी वो बहुत ज्यादा आएंगी। देन पर कैपिटा इनकम इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो पर कैपिटा इनकम जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर द डेवलपमेंट, ये डिटरमाइन करता है किसी भी रीजन का। On the other hand, if the population is very low in a region, it may hamper further development। और अगर किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा लो हो, यानी कि जितनी चाहिए उससे भी कम हो उस रीजन के अंदर, तो उस रीजन के डेवलपमेंट को पूरी तरह से जो है वो हैम्पर करती है। उस रीजन उस एरिया की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरी लो पॉपुलेशन, as there will be lack of human capital to exploit the resources। तो अगर बहुत ही कम पॉपुलेशन है तो वहां पर जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत ही कम मौजूद होंगे। अगर ह्यूमन रिसोर्सेस ही बहुत कम है तो हम पूरी तरह से वहां पर जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी पॉपुलेशन नहीं होना किसी एरिया की और बहुत ही ज्यादा लो पॉपुलेशन भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वहां पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से उस एरिया की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। देन यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी है, गिव इट ए ट्राई। तो यहाँ पर एक टेबल दिए, टेबल 7.4 यहाँ पर दिया गया है, जिनमें फर्स्ट कॉलम में रीजन है और रीजन में ये रीजन के नेम्स यहाँ पर मेंशन है, अल्फाबेट ABCDEFGH, इस तरह से ये रीजन्स यहाँ के पर उनके नेम मेंशन है। देन यहाँ पर सेकंड कॉलम में परसेंटेज ऑफ माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन अबाउट टू इंटर स्कूल, एंड थर्ड कॉलम में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन परसेंटेज ऑफ टोटल बजट। तो यहाँ पर यस दिए गए, माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन अबाउट टू इंटर इन स्कूल कितने परसेंटेज है, और यहाँ पर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन परसेंटेज, यहाँ पर ये कॉलम में मेंशन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन है, ड्रॉ ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन इन टेबल 7.4, यूज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इन दिस रीजन। तो यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 है जिसमें हमें रैंक कोरिलेशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है और स्पीयरमैन्स का मेथड यूज करना है रैंक कोरिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जिनका प्रैक्टिकल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है उन्हें ये टेबल जो है पता है किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, किस तरह से फॉर्मूला यूज करके इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, और आखिर में हमें इंटरप्रेट करना है जो भी आंसर आएगा हमारा वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है या फिर निगेटिव कोरिलेशन है। इस तरह से हमें इसका कमेंट करना है कि उस रीजन की और ये दोनों के टेबल के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 4 में ऑलरेडी हो चुका है, तो इसे हम देख सकते हैं किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमें इसको अरेंज करना है रैंक वाइज। तो ये टेबल जो है फर्स्ट 3 कॉलम हमने एज इट इज लिया है, यहाँ पर रीजन्स, परसेंटेज ऑफ माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन अबाउट टू इंटर स्कूल, जिसे हम सिर्फ एक से भी या x1 से भी मेंशन कर सकते हैं। देन थर्ड कॉलम जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन परसेंटेज ऑफ टोटल बजट, तो इस कॉलम को y या y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये 3 कॉलम जो है ये हमने एज इट इज यहाँ पर मेंशन किए। अब हमें आगे इसका कैलकुलेशन करना है। तो रैंक कोरिलेशन मालूम करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें टेबल में इनको रैंक वाइज यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। तो रैंक वाइज अरेंज करने के लिए हमें हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू तक हमें इसको रैंक देने हैं।
जो फर्स्ट कॉलम है इसमें एक्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे R1 में उनके रैंक। तो यहाँ पर हम R1 जो है ये इस कॉलम के रैंक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी रैंक्स यहाँ पर हम यहाँ से लेंगे। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर, इस कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम रैंक 1 देंगे, उससे लो वैल्यू को हम रैंक 2 देंगे, उससे लो को रैंक 3 देंगे। इस तरह से हम लास्ट रैंक तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अगर टेबल में देखें हम, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 31.7 है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस टेबल की, तो इसे हम देंगे रैंक 1। तो ये रैंक 1 जो है यहाँ पर R1 कॉलम में हम इसे 1 देंगे। ये फर्स्ट रैंक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। उसके बाद उससे लो वैल्यू जो है वो है 29.3, ये सेकंड नंबर की वैल्यू है यहाँ पर। तो हम इसे देंगे सेकंड रैंक देंगे। तो ये दोनों को हमने इजी वे में समझने के लिए मैंने दोनों को ग्रीन यहाँ पर शेड में रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन से रैंक हमें कहाँ पर देना है। तो देन थर्ड रैंक जो है उससे लो है 29.3 से वो है 27। तो 27 हो गया, ये थर्ड रैंक हो गया। देन फोर्थ रैंक है 19.2, उससे लोएस्ट। तो ये फोर्थ रैंक हो गया। 19.2 से लोएस्ट है 12.8 है, तो ये हो गया फिफ्थ रैंक। देन 12.8 से लोएस्ट है 5.9 है, तो ये हो गया सिक्स्थ रैंक। देन 3.4 जो है ये 5.9 से लो वैल्यू है, तो ये हो गया सेवंथ रैंक। और लास्ट वैल्यू जो है वो है 3.1, ये लोएस्ट वैल्यू है इस टेबल की। तो ये हो गया यहाँ पर 8 रैंक हमने इसको दिए। तो इस तरह से हमें रैंक वाइज जो है अरेंज करना है। ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो डाटा दिया गया है, उसको हमने रैंक वाइज यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज किए। तो ठीक इसी तरह से जो थर्ड कॉलम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो इसे भी हमने रैंक देने हैं। तो इसके रैंक हम यहाँ पर मेंशन करेंगे R2 कॉलम में। R2 जो है, जो इसके रैंक को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें वो है 7.10, तो हम इसको देंगे रैंक 1। उसके लोएस्ट है 7.10 से वो है 5.95, तो ये हो गया रैंक 2 हो गया। देन उससे लोएस्ट है 5.40, तो ये हो गया रैंक 3। उससे लोएस्ट है 4.70 है, तो ये हो गया रैंक 4। देन 4.17 है, रैंक 6 हो गया। देन उसके नेक्स्ट है लोएस्ट वैल्यू में 6 के बाद 4.09 जो है ये लोएस्ट है, तो ये हो गया रैंक 7। देन यहाँ पर है 3.85, तो ये लास्ट है, तो इसे हम देंगे 8 रैंक। तो इस तरह से हमने रैंकिंग यहाँ पर कर दी है R1 एंड R2 कॉलम में। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉलम है R1 R2, आप R1 को जो है x के बाद भी ले सकते हैं और R2 को इसके बाद जो है यहाँ पर y के बाद इस कॉलम को यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये R1 R2 आने के बाद अब ये जो कॉलम है ये है R1 माइनस R2। तो जो R1 और R2 कॉलम है इसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। R1 में से R2 को माइनस करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 2 एंड 4, तो ये है R1 जो है 2 है और R2 जो है वो 4 है, तो हम इसे माइनस करेंगे 2 माइनस 4, तो आंसर हमारा आएगा -2। क्योंकि जो 2 है ये मिनिमम वैल्यू है 4 से, तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा 2 माइनस 4 वो रहेगा माइनस में -2। उसी तरह से 4 माइनस 6, तो आंसर आएगा इसका -2। 7 माइनस 1 वो हो जाएगा 6। 5 माइनस 3 वो हो जाएगा 2। 1 माइनस 7 आंसर आएगा -6। देन 3 माइनस 5 आंसर आएगा -2। देन 8 माइनस 8 आंसर आएगा 0 एंड 6 माइनस 2 आंसर आएगा 4। तो इस तरह से हमने सबको माइनस करना है, R1 माइनस R2 करके उसके आंसर ही आएंगे। और लास्ट कॉलम में जो है वो है R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो जो हमारा R1 माइनस R2 जो आंसर आया हमारा, अब उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अब हम माइनस की साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर निकाला है। तो जब भी स्क्वायर निकालेंगे हम, तो अगर वो माइनस में रहेंगी वैल्यू तो वो यहाँ पर आंसर उसका माइनस में नहीं आएगा बाद में। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर से 2 का स्क्वायर 4,
6 का स्क्वायर आएगा 36, देन 2 का फिर से 4 आएगा, 6 का 36 आएगा स्क्वायर, 2 फिर से 4 स्क्वायर, 0 का 0 स्क्वायर आएगा, 4 का यहाँ पर आ जाएगा 16। तो इस तरह से ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इनके नंबर्स मालूम करने हैं। तो जो नंबर्स दिए गए यहाँ पर रीजन्स के, जो रीजन्स है उनके नंबर्स कितने वैल्यू, तो वो है 8 है। तो यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट है ए से एच तक अगर हम इनको काउंट करेंगे तो इनकी टोटल आएंगी 8। तो ये हो गया नंबर्स कितने हो गए 8। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, देन यहाँ पर इनकी सम निकालेंगे, हम इन सब की सम करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये जितने भी है यहाँ पर R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस सब की टोटल आई है 104 ये सबकी टोटल आई है। अब हमें इसको, इस टेबल को हमें सॉल्व करना है, इसका रैंक कोरिलेशन मालूम करना है। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमने ये कंप्लीट किए थे ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में। तो यहाँ पर अभी हमें फॉर्मूला यूज कर कर इसका रैंक जो है कोरिलेशन क्या है वो पता करना है इसमें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल नंबर 4 में ये फॉर्मूला दिया गया है। तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है R इजिकल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सम R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करेंगे। R इजिकल टू 1 माइनस, यहाँ पर 6 दिया गया ऑलरेडी, 6 मल्टीप्लाई बाय 104। तो 104 क्या है, ये सम है R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर की। ये यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है इन सम का, ये हम यहाँ पर लेंगे सब्मिशन R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर हमने 104 लिया और डिवाइडेड बाय n। तो n क्या है 8, यहाँ पर टोटल नंबर से हमारे जितने भी रीजन्स दिए गए उनकी टोटल है 8 ब्रैकेट n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर फिर से हमारा नंबर है n, 8 स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये हमारा डाटा हमने यहाँ से टेबल के थ्रू जो कैलकुलेशन किया था, टेबल ड्रॉ किया था, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं सबके। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और स्क्वायर निकालना है, ये सारे प्रोसेस करने हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप आएंगी R इजिकल टू 1 माइनस 624। तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 से, तो वो हो जाएगा 624 और डिवाइड करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 8 और ब्रैकेट में 8 स्क्वायर का हम जब 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 64 माइनस 1। ये सेकंड स्टेप आ गए, यहाँ पर हमने स्क्वायर निकाला है 8 का जो है 64। देन नेक्स्ट स्टेप है R इजिकल टू 1 माइनस 624 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 63। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में जो दिया गया है 64 को माइनस किए 1 से, 64 में से माइनस 1 किए तो वो हो जाएगा 64। तो इस तरह से 624 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 63। देन यहाँ पर R इजिकल टू 1 माइनस 624 डिवाइडेड बाय 504। तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से 63 से, तो उसका आंसर आ जाएगा 504 आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 63। देन नेक्स्ट स्टेप है R इजिकल टू 1 माइनस 1.23। तो हम डिवाइड करेंगे 624 को 504 से। तो 504 से जब डिवाइड करेंगे हम 624 को, तो आंसर आएगा हमारा 1.23। तो 1 जो है 1 माइनस ये एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा और डिवाइड करने का जो आंसर है यहाँ पर 624 डिवाइडेड बाय 504, तो उसका आंसर आएगा 1.23। तो अब हमें 1 में से माइनस करना है 1.23, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो R इजिकल टू आंसर आया हमारा माइनस 0.23, क्योंकि 1 जो ये स्मॉल है 1.23 से, तो 1 माइनस 1.23, तो आंसर आ गया उसका R इजिकल टू माइनस 0.23 हमारा आंसर आ गया इसमें। तो इन दोनों का कोरिलेशन जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 का है वो है
-0.23। तो अब हम इसे इंटरप्रेट करेंगे वर्ड्स में, तो इसका इंटरप्रिटेशन आएगा द कोरिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ malnourished children about to enter school and government expenditure on education is -0.3। तो ये इसका आंसर है, दोनों के बीच का कोरिलेशन जो है वो है -0.3। हेंस इट इज स्लाइटली ए निगेटिव कोरिलेशन। तो जो कोरिलेशन है इसमें वो है माइनस में आने की वजह से आंसर यहाँ पर वो है निगेटिव कोरिलेशन है, स्लाइटली निगेटिव कोरिलेशन है, बिकॉज ये जो आंसर है हमारा वो जीरो से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये स्लाइटली निगेटिव कोरिलेशन हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। सो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। प्रैक्टिकल नंबर 4 में इसी तरह के सम से हमें रैंक कोरिलेशन और जो भी आंसर है उसको हमने यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन करना रहेगा एंड में। तो ये आज के लिए ये लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर 7 का वो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।